श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, पार्ट 2। विषम परिस्थिति में भी तनाव रहित जीवन कैसे जिए, अपने आप को टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में बहुत विस्तार से इन चीज़ों को समझ लिया है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, एंग्जाइटी क्या होती है, स्ट्रेस कैसे निर्माण होता है, एंग्जाइटी कैसे निर्माण होती है, और हमारे मन का रबर टूट जाता है यानी ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है, ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। हम में से जिन मित्रों ने पार्ट 1 नहीं सुना है, उनको मैं विनती करूंगा कि आप समय निकालकर पार्ट 1 सुनिए, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। हमने ये देखा है पार्ट 1 में कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रसंग, कोई भी घटना, कोई भी अनुभव आपके मन पर तनाव निर्माण नहीं कर सकता है, टेंशन या स्ट्रेस नहीं निर्माण करता है। जो भी स्ट्रेस और टेंशन हमारे मन पर निर्माण होता है वो केवल हमारी विचार प्रक्रिया के कारण होता है। जो भी घटना घटती है उसको हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिसाद देते हैं, किस ढंग से रिएक्ट होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद में किस ढंग से विचार करते हैं और उसके अपने मन पर कैसे परिणाम करवा लेते हैं या कर लेते हैं, उस कारण हम पर ये परिणाम होते हैं। ये बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत विस्तार से हमने समझ लिया है। मैनेजमेंट साइकोलॉजी में एक अलग बात कही जाती है, जिसके आधार पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या तनाव हमारे जीवन में जो भी निर्माण होते हैं वे हमेशा नुकसान ही करते हैं। तनाव के लिए जो भी आवश्यक परिस्थिति है वो वैसी बार बार कोई भी एक्शन के लिए भी हमारे मन में, शरीर में उत्पन्न होती है। जैसा कि हमको 100 मीटर की रेस में दौड़ना है या 400 मीटर की रेस में दौड़ना है, एकदम से हमारे स्नायु, मसल्स रेडी तो नहीं होते हैं। हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद में वही स्थिति होती है जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पार्ट 1 में देखा है। जैसे कि आपके शरीर में एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, स्टेरॉइड्स बढ़ जाएंगे, इसी के साथ में आपकी सांस फूलने लग जाएगी, सांस जोरों जोरों से होने लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी वही परिस्थिति निर्माण होती है। लेकिन हम इसके बाद में तुरंत दौड़ना शुरू करते हैं। ये वार्म अप होने के कारण हमारा पूरा शरीर, साथ ही हमारे पूरे के पूरी मसल्स, स्नायु तैयार होते हैं। हम दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद में ये जो हमारे शरीर ने और हमारे मानस ने तैयारी की है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है। कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी केमिकल्स तैयार हुए हैं वो सभी के सभी केमिकल्स अच्छे ढंग से उपयोग में आते हैं और हम नॉर्मलाइज बन जाते हैं। मैनेजमेंट साइकोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि अगर आपको अपने जीवन में उत्तम परफॉर्मेंस देना है तो किस हद तक टेंशन और स्ट्रेस निर्माण होना और निर्माण करना जरूरी है। यानी अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, फिर भी आपके मन में आपने टेंशन निर्माण करना चाहिए, स्ट्रेस निर्माण करना चाहिए, तो आप काम करोगे, अच्छे ढंग से काम करोगे, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप मैनेजर हो और आपके हाथ के नीचे काम करने वाली जो टीम है उन पर आप टेंशन दो, उनको स्ट्रेस दो, ताकि वो लोग दौड़ना शुरू करेंगे। ये मैनेजमेंट साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, व्यवस्थापकीय मनोविज्ञान। उचित प्रमाण में टेंशन आवश्यक है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ऐसा माना जाता है। अब देखिए, ये जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सभी विषय किन कारणों से निर्माण हुए। हमारे भांडवल तंत्र में
जो भी लोग काम करते हैं उनका आउटपुट अच्छा निकलना चाहिए। वो जितना ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, जितने अच्छे दौड़ेंगे, उतने अच्छा आउटपुट आएगा। इसलिए ये भांडवल तंत्र ने, कैपिटलिज्म ने इन सब स्टडीज का उपयोग अपने रेस के जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, उनको दौड़ाने के लिए, अच्छे ढंग से दौड़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया है। उसी कारण ये सब स्टडीज भी हुए हैं। तो इसलिए उन चीजों को बहुत महत्व है। आज का हमारा जो युग है, जिसको हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत स्पर्धा होती है, हर क्षेत्र में स्पर्धा होती है, होती नहीं है, क्रिएट की जाती है, ताकि एक से बेहतर दूसरा दौड़े, दूसरे से बेहतर तीसरा दौड़े, और हमेशा लोग दौड़ते रहे, पैसे कमाते रहे, कैपिटलिस्ट को पैसे कमाकर देते रहे। और ये घोड़े अगर अच्छे दौड़ने हैं, हॉर्सेस अगर बेहतर दौड़ने हैं, तो फिर उसके लिए ये तंदुरुस्त चाहिए, ये बहुत अच्छे ढंग से दौड़ सके, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी चाहिए। इसलिए फिर ये जो मैनेजर्स है या फिर उनके जो कर्मचारी है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, इनके घर में इनको शांति मिलनी चाहिए, इनके घर की फैमिली बहुत अच्छे ढंग से रहनी चाहिए, ताकि ये घर में पूरी तरह से रिलैक्स हो सके और अच्छे वातावरण में यहाँ आकर जोरों से काम कर सके, यानी स्पर्धा में ये इस क्षेत्र में अच्छे ढंग से दौड़ सके और अच्छे पैसे कमा सके। तो इसलिए इसमें इंसान के बारे में बहुत नहीं सोचा गया है, इंसान के आउटपुट के बारे में ज्यादा सोचा गया है। इंसान ने बेहतर जिंदगी जीनी चाहिए, इसको प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता किस बात को है कि इंसान ने बेहतर जिंदगी इसलिए जीनी है कि उसने अच्छे ढंग से दौड़ना चाहिए, और ये दौड़ने का आउटपुट मिलना चाहिए कैपिटलिस्ट लोगों को। इसलिए इन विषयों का विचार किया गया है। और इसलिए ऊपरी स्तर पर जो बात होती है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस देना है, तो उचित प्रमाण में टेंशन निर्माण होना या फिर उस पर टेंशन निर्माण करना आवश्यक है, ये बात इसमें रखी जाती है। अब मित्रों, थोड़ा सा ये जो पूरा सर्कल है उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। घोड़ों को रेस में दौड़ाना है, दौड़ने चाहिए। किस लिए दौड़ेंगे? दौड़ने के अलावा कोई पर्याय नहीं बचेगा तो दौड़ेंगे, या फिर मुझे पहला स्थान प्राप्त करना है इसलिए दौड़ेंगे। इसलिए हमेशा इस तंत्र में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना है, बड़ी पर्स पाना है, ज्यादा पगार पाना है, ज्यादा ऑनरेरियम पाना है, ये हमेशा हमारे सामने लालच रखा जाता है ताकि हम दौड़ते रहे। फिर भी कोई बोलेगा कि मैंने अभी काफी पैसे कमा दिए, अब मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ज्यादा खर्चे करने की आदतें लगाई जाती है, जैसा कि शराब की आदत, पार्टियों की आदत, खूब खर्चे करने की आदत, एक हायर लाइफस्टाइल की आदत, ताकि हम ये अपना जो भी अभी हायर लाइफस्टाइल हमने हमारे जीवन में स्वीकारी है, ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हम ना छोड़ सके, उसकी हमें आदत हो जाए, और वो कायम रखने के लिए या वो बढ़ाने के लिए हम हमेशा दौड़ते रहे। ये वातावरण भी इसके जरिए तैयार किया जाता है। और इसलिए इस ढंग का मत हमारे सामने रखा जाता है कि आपको अगर उचित परफॉर्मेंस देना है तो आपको टेंशन लेना होगा, टेंशन के साथ में आपको दौड़ना होगा। साइकोलॉजी का अगर विचार करें तो प्राथमिक स्तर पर आपको यह बात सही लगती है। उदाहरण के तौर पर हर विद्यार्थी को मालूम होता है कि उसकी एग्जाम कब है, मार्च में है, अप्रैल में है एग्जाम। लेकिन वो जून जुलाई से अभ्यास नहीं करता है इतना। जून जुलाई में बहुत अभ्यास करे ऐसा नहीं होता है, अगस्त तक नहीं अभ्यास करेगा, नवंबर दिसंबर आने तक भी उसके अभ्यास का जो समय है और उसका कंसंट्रेशन है वो नहीं बढ़ेगा। जैसे ही जनवरी आता है, मार्च में एग्जाम है, केवल अभी 1.5-2 महीने बचे हैं, फिर बच्चे लोग, सभी विद्यार्थी लोग बड़े पैमाने पर स्टडी में जुटना शुरू करते हैं।
फरवरी आते आते क्योंकि टेंशन अभी है, एग्जाम नज़दीक आ गई है, फिर मेरे को एग्जाम में पास करना है, फिर हम ज़्यादा बेहतर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए हमको ये जो मत है कि टेंशन उचित स्तर पर होना चाहिए, उसके बिना हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, इस पर हमारा विश्वास बैठता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। हालांकि हम मार्च आने तक, जनवरी तक अभ्यास ही ठीक ढंग से नहीं करते, इसके पीछे का कारण होता है हमारा मानस, हमारा लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिस कारण हम इस ढंग से अपने आप को ऐसी अवस्था में डालते हैं कि फिर अभी टेंशन आ गया, अभी एग्जाम नज़दीक आ गई है, टेंशन बढ़ गया है, तो हमको एग्जाम में अभी पास होना है, तो बहुत अभ्यास करना है। अब इसमें क्या होता है वो भी आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है ये चीज़ हर एक ने अनुभव की है, आपने भी अनुभव की होगी, मैंने भी अनुभव की होगी। जनवरी में अभ्यास शुरू करते हैं, जनवरी के अंत में अभ्यास करना बहुत अच्छा शुरू हो जाता है, 7-7, 8-8 घंटे अभ्यास करने लगते हैं, कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। और फिर ध्यान में आता है कि अभी केवल 1 महीना बचा है, मार्च के शुरुआत में तो एग्ज़ाम है, और 1 महीने में मुझे 8 विषय तैयार करने हैं। इतने 8 सब्जेक्ट्स की मेरी तैयारी पूरी नहीं हो सकती है। मैं जो इतना अच्छा अभ्यास कर रहा हूँ, ये अगर शुरुआत से किया होता तो मैं कहाँ के कहाँ पहुँच गया होता। फिर भी हम महीना भर कोशिश करते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट अच्छे तैयार होते हैं, बाकी सब्जेक्ट तैयार होना मुश्किल है क्योंकि अभी समय कम है। फिर हमारा टेंशन बढ़ जाता है, इतना टेंशन बढ़ जाता है कि 4 सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छी तैयारी कर पाए, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट तैयार करने अभी 5-6 दिन ही बचे हैं, क्या करें। धीरे धीरे ये टेंशन इतना माउंट होता है, इतना माउंट होता है, इतना माउंट होता है, हमको डर लगता है कि 4 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, फिर कैसा होगा, फिर फेल हो जाएंगे। और फिर शायद ये टेंशन बहुत बढ़ने के कारण हम आगे स्टडी ठीक ढंग से नहीं कर पाते और पूरी परीक्षा ही ड्रॉप कर देते हैं। सोचते हैं अगले साल मैं पहले से स्टडी करूंगा, कम से कम अक्टूबर से स्टडी शुरू करूंगा और 4-5 महीने स्टडी कर कर बहुत अच्छे ढंग से मैं मार्क्स प्राप्त करूंगा। अब ये अनुभव हम में से हर एक ने कभी ना कभी लिया है। कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया, कुछ लोगों ने ड्रॉप नहीं लिया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी एग्जाम के टाइम में, इसलिए उनको सहानुभूति मिली कि इतनी तबीयत ही बिगड़ी थी तो अच्छे मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं था, या फिर फेल होना ठीक है, या फिर पास भी हो गए तो अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो चल जाएगा। या फिर आप में से कुछ लोगों ने अपनी क्षमता से भी कम मार्क्स लेकर पास किया। ये 3 में से कोई ना कोई परिणाम आपने अपने जिंदगी में भुगते हैं इस कारण। अब इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उचित प्रमाण में टेंशन आए बिन कोई भी व्यक्ति काम अच्छे ढंग से नहीं करना शुरू करता है, और इसकी मात्रा कब बिगड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उचित प्रमाण से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। जो भी हमको अच्छा याद है वो भी ठीक ढंग से हम एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जब भी टेंशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तो हमारी मेमोरी ठीक ढंग से काम नहीं करती है और उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होते हैं। ये जो उदाहरण है, यही उदाहरण हर विषय में लागू होता है। मैंने आपसे बोला, कहा, मेरे जीवन के भी ऐसे अनुभव है। मैं अभी अंधविश्वास इस विषय पर 10,000 से ज़्यादा व्याख्यान दे चुका हूं गए 35 सालों में। मेरे जीवन के सबसे बेस्ट व्याख्यान कौन से हैं? जब इस ढंग की स्थिति थी कि पुलिस कह रही है कि व्याख्यान मत लो, पूरा का पूरा शासन दबाव डाल रहा है, नोटिस भेज रहा है कि आप व्याख्यान मत लो। 400 पुलिस सुरक्षा में लगे हैं, पूरे जिले के पुलिस सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि बाबाओं के भक्तों ने शपथ ली है कि आज शाम मानो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये भक्तों की संख्या कई हजारों में है, सामने 10-15 हजार का मॉब है। मेरा जिंदगी भर ये अनुभव रहा है और मेरा प्रण भी रहा है कि एक बार जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया है उसको किसी भी हालत में रद्द नहीं करने का। तो मैंने आज तक कोई व्याख्यान अपने जीवन का रद्द नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन नहीं किया, दिया व्याख्यान।
सभी मेरे मित्र कहते हैं कि वो व्याख्यान बहुत ही सुंदर हो चुका था, बहुत बेहतर हो चुका था। सामने बाबा के कम से कम 10,000 भक्त हैं, शायद मेरे विचारों का समर्थन करने वाले 4-5 हजार ही लोग हो, लेकिन इसके बावजूद उस व्याख्यान के जरिए ये 10,000 लोगों को मैं अपने साथ ले पाया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। नहीं तो 400 पुलिस ये 15,000 लोगों से तो सुरक्षा नहीं कर पाती। ऐसे कई प्रसंग मेरे जीवन में आए। अब ये परिस्थिति बहुत तनावग्रस्त थी। इतना ही नहीं तो परिस्थिति में बहुत चैलेंज था। एक तो बेहतर व्याख्यान देकर लोगों को जीतो, नहीं तो हमेशा के लिए काम छोड़ दो, ऐसी परिस्थिति सामने है। पूरे मोमेंट की प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए सब पर बहुत तनाव है, सुरक्षा का भी तनाव है। लेकिन इस सब परिस्थिति में मेरे मन पर मैं कोई भी तनाव नहीं आने देता था, और इसीलिए इतना शांतिपूर्वक ये व्याख्यान मैं दे पाता था। आप बोलोगे कैसा पॉसिबल है? बेस्ट परफॉर्मेंस कोई भी विषय का बिल्कुल तनाव न लेते हुए, टेंशन न लेते हुए कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। यह हमको आध्यात्म ने सिखाया है, स्पिरिचुअलिटी ने सिखाया है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने सिखाया है, और मैं उस परंपरा का हिस्सा हूं। ठीक है, आज मैं पूरी तरह से बुद्धि प्रामाण्यवादी हूं, रैशनल हूं, लेकिन आध्यात्म में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी सीख है, उसकी हमेशा तारीफ करता हूं। वो भी सामर्थ्यवान जो बातें हैं, सही बातें हैं, उसमें की जो सच बातें हैं, वो भी बहुत प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और अपने जीवन में भी अमल में लाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, ये जो मत है कि आप कोई भी कठिन से कठिन प्रसंग में भी अंदर बाहर से पूरी तरह से शांत रह सकते हो, बिल्कुल टेंशन और स्ट्रेस न लेकर उस चीज को बेहतरीन ढंग से हैंडल कर सकते हो, ये मत भारतीय आध्यात्म ने हजारों सालों से सिखाया है। और ऐसे कई व्यक्ति मैंने अपने जीवन में बहुत नजदीक से देखे हैं। अब सभी व्यक्तियों का मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए मुझे कोई अचरज नहीं लगता है कि इस ढंग से कोई भी व्यक्ति इन चीजों को हैंडल कर सकता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति भी हो, कितनी भी असुरक्षा की स्थिति हो, इसके बावजूद इंसान अंदर बाहर से पूरी तरह से शांत रह सकता है, तटस्थ रह सकता है, और अपना काम बहुत अच्छे ढंग से, पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से पूरा कर सकता है। पहला उदाहरण मैं आपके सामने लूंगा विनोबाजी भावे का। विनोबाजी भावे गांधी जी के शिष्य थे, सबको मालूम है, लेकिन उनके काम के बारे में हर एक को बहुत अच्छी जानकारी है ऐसा नहीं है। यह इंसान दुनिया का पहला ऐसा इंसान है, वो तो केवल देश देखने के लिए निकले थे। 13 साल पदयात्रा कर रहे थे। पदयात्रा करते करते जो डाकुओं का बिहेड़ है, वहां से उनको जाना था। लोगों ने मना कर दिया कि वहां से मत जाओ, वहां से कोई जिंदा नहीं वापस आता है। फिर भी अपनी पदयात्रा लेकर निकल पड़े, क्योंकि रास्ता उसी से जाना जरूरी था, और क्यों डाकुओं को डर कर मैंने अपना रास्ता बदलना चाहिए। सामने डाकू आए। इस आदमी की निडरता देखकर डाकुओं ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन उनमें से कई डाकुओं ने अपनी डाकूगिरी छोड़ दी और एक आम आदमी और आम इंसान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ गए। इस आदमी ने अपने 13 साल के इस पदयात्रा के दौरान लोगों से डिमांड की, लोगों को कहा कि आपको अगर 2 बेटे हैं तो मैं आपका तीसरा बेटा हूं, आपको अगर 3 बेटे हैं तो मैं आपका चौथा बेटा हूं। तो क्या आपके तीसरे बेटे को और चौथे बेटे को आप हिस्सा नहीं दोगे? आपके पास अगर 100 एकड़ जमीन है, मैं आपका तीसरा बेटा हूं या फिर चौथा बेटा हूं, आपको पहले से 3 बेटे हैं, तो मुझे 25 एकड़ जमीन दीजिए। और आपको अचरज लगेगा कि जिस देश में बॉर्डर का एक पत्थर इधर से उधर खिसकता है, इसलिए दोनों
खेत वाले लोग एक दूसरे को मार डालने की कोशिश करते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे का मर्डर होता है, उसी देश में 80 लाख एकड़ जमीन इस चौथे, तीसरे, पांचवें बेटे ने प्राप्त की। ये 80 लाख एकड़ जमीन, इसमें कुछ बंजर जमीन भी थी, लेकिन ज्यादातर जमीन बहुत अच्छे क्वालिटी की थी। बंजर जमीन भी कोई बांटने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी को देने के लिए तैयार नहीं। और ये 80 लाख एकड़ जमीन जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, ऐसे लोगों में बांटी गई। इस आदमी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। मेरे पिताजी एक जमाने में उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे। मुझे बार बार उनके पास छोड़ा जाता था। यह आदमी अंदर बाहर से हमेशा शांत, तटस्थ और अपना काम बहुत ईमानदारी से और परफेक्टली करने वाला व्यक्ति। ना ही डाकुओं के समय वो विचलित हुए और ना ही लोगों को इतनी बड़ी जमीन मांगते हुए, प्राप्त करते हुए, कई लोगों ने मुंह पर भी नहीं बोला, वो भी सुनते हुए पूरा भारत 13 सालों में उन्होंने छान मारा। इस व्यक्ति को मैंने हर प्रसंग में देखा है। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जब शुरू हुआ और विनोबा जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया, तब हम लोग सभी जवान लोग जयप्रकाश नारायण के साथ में थे और उस स्थिति में इन दोनों का झगड़ा हम देख रहे थे। विनोबा जी का कहना था कि संघर्ष के माध्यम से कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं है। यही मार्ग हो सकता है कि आपने दिल जीतकर आगे जाना चाहिए। आपने इंदिरा का दिल जीतकर ही आगे जाना चाहिए। उनके खिलाफ खड़े होकर कुछ भी उसमें से हल होने वाला नहीं है। और हम सब लोगों को, जवान लोगों को बहुत गुस्सा आता था, कैसे ये विनोबा जी है। हालांकि इंदिरा जी का ज्यादा संबंध तो जयप्रकाश जी से था। जयप्रकाश जी उनको अपनी बेटी मानते थे। जयप्रकाश जी और प्रभावती दोनों को बच्चे नहीं थे, बचपन से उन्होंने इंदिरा को अपनी बेटी माना था। इसके बावजूद विनोबा उनके साथ में खड़े रहे, उनका समर्थन करते रहे और जयप्रकाश को विरोध करते रहे। उस समय भी ये दोनों लोग मैंने इतने शांत देखे, थोड़े बहुत विचलित हो जाते थे जयप्रकाश जी, लेकिन विनोबा बिल्कुल विचलित नहीं। हमको लगा इन दोनों में बहुत अंतर आया होगा, एक दूसरे को बिल्कुल ये कुछ तो भी दुश्मन समझते होंगे। उन दोनों को मिलते हुए मैंने देखा है, इतने प्यार से मिल रहे थे और इतना झगड़ा चल रहा है। पूरे 2 धड़े हो गए हैं, पूरे मूवमेंट के 2 हिस्से हो गए हैं और इसके बावजूद दोनों बहुत अच्छे ढंग से, प्रेम से एक दूसरे के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। ये भी सिचुएशंस मैंने देखी है। अब इससे कोई कठिन सिचुएशन तो हो नहीं सकती है। पूरे देश का एक भविष्य नियत करने वाली यह सिचुएशन थी। अब मित्रों, मैंने महात्मा गांधी जी को तो देखा नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब थोड़ा संयोग भी था। वर्धा की जेल में हम थे, करीबन 10 महीने थे। अब रात दिन जेल में होते हैं तो अंदर बंद होने का समय बहुत ज्यादा होता है। अब इतना ज्यादा समय तो कोई सो नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में अगर कोई सो नहीं सकता है तो क्या करेगा, तो पढ़ते बैठते थे। और वहां के लाइब्रेरी में बहुत बड़े पैमाने पर जो उपलब्ध था, उसमें सबसे ज्यादा उपलब्ध था वो था गांधी जी पर का साहित्य। तो बड़े पैमाने पर वो पढ़ना हुआ, अदरवाइज डेलिबरेटली इतना पढ़ना बड़ा मुश्किल था। गांधी जी जब से भारत में आए, उसके पहले थे एक अलग व्यक्ति थे, अफ्रीका में काफी बदल चुके। जब वो भारत में आए, मरने तक उनको कभी भी किसी ने भी किसी के प्रति एक अपशब्द बोलते हुए नहीं देखा, कभी भी गुस्से में नहीं देखा, कभी भी टेंशन में नहीं देखा। हमेशा वो बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे, बहुत अच्छे ढंग से उनका काम शुरू रहता था। ऐसा क्यों? थोड़ा एक तांत्रिक अड़चन के कारण
रुक गए थे थोड़ा। तो मित्रों, इसके पीछे का कारण क्या है? वो भी आध्यात्मिक पुरुष थे, हमेशा प्रार्थना करते थे, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं। अंदर बाहर से तटस्थ रहते थे, शांत रहते थे। बड़ा से बड़ा प्रसंग आया तो भी अंदर बाहर से बहुत शांत रहते थे, अपना काम अपने ही ढंग से करते थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत अच्छे दो उदाहरण मुझे मालूम है, ज्ञात है, और दोनों अपने आप को आध्यात्मिक कहते थे। अब मित्रों, ये क्या बात है? भारतीय अध्यात्म में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का टेंशन न लेकर, स्ट्रेस न लेकर, आप अंतर्बाह्य शांत शांत रहकर, तटस्थ रहकर कठोर से कठोर काम कर सकते हो और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। गांधी जी तो अपने मिनट मिनट का नहीं, सेकंड सेकंड का उपयोग करते थे। गांधी जी के कई किस्से ऐसे हैं। एक अमेरिकन पत्रकार उनसे मिलने आए, काफी दिनों से उनका समय मांग रहे थे, समय नहीं मिल रहा, इसलिए डायरेक्टली आ गए वो अंदर। डायरेक्टली आने के बाद में उनके जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जी ने कहा कि भाई अभी समय निकालना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी गांधी जी को मैंने रिक्वेस्ट की है, आप अमेरिका से आए हो, आपको समय देना चाहिए। गांधी जी आपको कल का समय दे रहे हैं, और कल जो सुबह वो घूमने को निकलते हैं तब का समय वो आपको दे रहे हैं। अब ये अमेरिकन पत्रकार थे, बड़ी तैयारी कर कर आए थे। जो समय तय हुआ था, सुबह 5 बजे वगैरह कुछ समय तय हुआ था, वो 4 साढ़े 4 बजे से बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं। गांधी जी आएंगे, फिर बैठेंगे, उनके साथ में वो सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे, वगैरह 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 होगा। 5 का समय था। बराबर 5 बजे, शार्प 5 बजे गांधी जी आते हैं। आने के बाद में उनके हंसी होती है, नमस्कार चमत्कार होता है, और तुरंत वो चलना शुरू करते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और उनको लेकर चलना शुरू करते हैं। अब इनके इंटरव्यू की तैयारी, कागज पेन सब रह गया, और चलते चलते दोनों की बातचीत होती है। और वो घूमने का जो समय है वही इंटरव्यू का समय है, सेपरेट समय नहीं है। गांधी जी बहुत जोर से चलते थे, इस बूढ़ी अवस्था में भी जोर से चलते थे। पत्रकार लिख कर रखता है कि मैं तो हाफ ही रहा था उनके साथ में चलने के लिए, वो तो दौड़ नहीं रहे थे, चल रहे थे, लेकिन उनके साथ में मैं दौड़ रहा था, हाफ रहा था। लेकिन जो इंटरव्यू हुआ वो इतना बढ़िया था कि मैं तृप्त हो गया। मैंने एक सवाल पूछा कि दूसरा सवाल का जवाब वो पहले ही दे देते थे, दूसरा सवाल मेरा चला जाता था। यानी मैं क्या पूछ सकता हूं, क्या पूछने वाला है, पहले सवाल के आधार पर उनके ध्यान में आता था। 2-3 सवालों का जवाब एट ए टाइम वो दे देते थे। तो इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में अमल में लाने वाला यह व्यक्ति, जिसके कहने पर पूरा देश हिलता था। आप में से काफी लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ भी न पता होते हुए उनके बारे में हम मूल्यांकन करते रहते हैं। किसी एक को बड़ा कहने के लिए दूसरे को छोटा करना चाहिए, इसलिए हमेशा छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़ी भारत की स्थिति समझ लीजिए। जब भारत में अंग्रेज आए थे, हम मानते हैं कि साधारणतः 90 साल उनका पूरा एक छत्र राज्य रहा है भारत पर। 1857 से लेकर तो 1947 तक। ये जो 90 साल है, ये 90 सालों में या फिर 150 सालों में जो शुरुआत से आए, तब से कभी भी पूरे भारत में 1 लाख अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे। यानी एक दिन में कभी भी 1 लाख से ज्यादा संख्या अंग्रेजों की नहीं थी। तब अंग्रेजों का राज पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश हो चुका था। जहां सूरज कभी डूबता नहीं, इतना बड़ा राज वो निर्माण कर चुके थे। आज तक दुनिया में इतना बड़ा राज किसी ने कभी भी निर्माण नहीं किया था, इतना राज उनका था। उनके साथ में लड़ने के लिए हमारी क्या अवस्था थी? 1 लाख अंग्रेजों ने 1857 में भारत पाकिस्तान साथ में थे। हमारी लोक संख्या कम से कम 30 करोड़ होनी चाहिए,
और जब 1940 में 40 करोड़ थी, यानी 47 में 40 से थोड़ी ज्यादा थी। इसका मतलब ऐसा है कि 30 करोड़ से लेकर तो 40 करोड़ लोगों पर केवल 1 लाख लोगों ने राज किया है। दुनिया के इतिहास में यह कभी हुआ नहीं। 1 लाख लोग 40 करोड़ लोगों पर राज करें, इम्पॉसिबल है। मेरे संख्या शास्त्र के एक मित्र कहते हैं कि अगर 40 करोड़ लोग सुबह नींद में से जागने के बाद अगर पेशाब करते हैं एट ए टाइम, तो इतनी पेशाब निर्माण होगी कि जिसमें 1 लाख से कई गुना ज्यादा लोग डूब जाएंगे। यानी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी कि 40 करोड़ लोगों ने एक बार पेशाब कर दी तो भी अंग्रेज मर जाएंगे। ऐसे अंग्रेजों के साथ में हम लड़ाई कर कर कभी जीत नहीं सकते, शस्त्र के आधार पर कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो उनकी कमांड है। डिसिप्लिन और शस्त्र के आधार पर ही पूरे दुनिया पर उन्होंने राज किया है। उनके साथ में अलग ढंग से हम लड़ सकते हैं, एक अहिंसक आंदोलन कर कर लड़ सकते हैं। ये कहकर महात्मा गांधी ने ऐसे देश में से लोगों को जगाया कि जो 1300 सालों से गुलाम था। 900 साल तो पूरी तरह से गुलाम था। जो लोगों के हाथ में कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, लड़ भी ठीक ढंग से नहीं है, भी तो उसका उपयोग करना नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोगों पर रास्ते पर लाया। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में बार बार, कई बार, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, आम लोगों को और उसके साथ में स्त्रियों को रास्ते में लाने वाला पहला व्यक्ति है। इतने बड़े साम्राज्य से लड़ाई करते वक्त कई समस्याएं आते गई, लेकिन यह आदमी कभी विचलित नहीं हुआ, हमेशा शांत रहा, अंदर बाहर से शांत रहा। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि कोई भी उत्तम परफॉर्मेंस देने के लिए दुनिया में आपको स्ट्रेस बढ़ा लेने की, टेंशन बढ़ा लेने की, अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये भी नियम सिद्ध करने वाला ये व्यक्ति है। मुझे लगता है जो बात मैं आपके सामने बहुत ताकत से पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। तो आध्यात्मिक भारतीय मान्यता है कि आप अंदर बाहर से शांत रहकर, तटस्थ रहकर भी कोई भी काम बहुत उत्तम तरीके से कर सकते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। उसके लिए टेंशन बढ़ाने के, स्ट्रेस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों, हमने ये बात तो बहुत अच्छे ढंग से समझ ली है। अब तनाव रहित जीने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए? हमने देखा था कि हमारे सामने 2 चरण हैं। पहला चरण है तात्कालिक, ताकि हमारे मन का जो रबर है, टेंशन के कारण जिसमें तनाव निर्माण हुआ है, खिंचाव निर्माण हुआ है, उसको पूर्ववत ला पाए, उसको रिलैक्स कर पाए, टेंशन रहित बना सके। यह पहला चरण है। दूसरा चरण है जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि हम अपने आप को इस ढंग से डालें, हमारा व्यक्तित्व इस ढंग से बनाएं, हमारे एटीट्यूड्स इस ढंग से हम अपने बदले या बदलाव किए उसमें करें, ताकि कोई भी कारण से हमारे मन पर तनाव ही निर्माण नहीं होगा, स्ट्रेस ही निर्माण नहीं होगा। इस ढंग का व्यक्तित्व, इस ढंग के एटीट्यूड्स, इस ढंग की सोच हमने निर्माण करनी चाहिए। ये दूसरा परमानेंट सॉल्यूशन है, ये दूसरा चरण है। इन दोनों चरणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला, हमको अगर बार बार हमारे मन में जो निर्माण होता है टेंशन, जिसके कारण हमारे मन का रबर तन जाता है, उसको वक्त वक्त पर रिलीज करने के लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक हमको सीखना पड़ेगा। एक रिलैक्सेशन टेक्निक इसी सीरीज में, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में, मैंने आपको सम्मोहन के नाम पर सिखाई। वो सम्मोहन नहीं है, एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसी को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, पूरी एकाग्रता से प्रैक्टिस करोगे और आपकी आदत बढ़ जाएगी, तो ये डीपर रिलैक्सेशन होगा।
सम्मोहन के जरिए हम डीपर रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं, मेडिटेशन के जरिए हम रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं। योगा में दो चीजें होती है, एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी होता है और साथ में शारीरिक कसरतें भी होती है। तो योगा भी आपको रिलैक्सेशन देता है, लेकिन मेडिटेशन उसको ज्यादा अच्छे ढंग से रिलैक्सेशन देता है। एकाग्रता से की हुई प्रार्थना। अब ये मेडिटेशन अलग अलग धर्मों के अलग अलग नाम के हैं, विपश्यना है, जैन है, ये बौद्ध धर्म के मेडिटेशन है, जैन धर्म के मेडिटेशन है, क्रिश्चियन के धर्म के प्रार्थना के अलग अलग प्रकार है, मुस्लिम प्रार्थनाओं के अलग अलग प्रकार है, नमाज पढ़ने से लेकर। तो इन सभी से एक रिलैक्सेशन उत्तम तरीके से हमको प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सभी धर्म इतने सालों तक जिंदा रहे क्योंकि इन्होंने ये प्रक्रियाओं को संभाल कर रखा, लोगों तक पहुंचाया, लोगों को उसके फायदे मिलते रहे। तो रिलैक्सेशन टेक्निक का आपके जीवन में बहुत महत्व है। चाहे आप धर्म के आधार पर आई हुई प्रार्थना प्रक्रिया को स्वीकारिए या फिर आज के आधुनिक विज्ञान के जगत में संशोधन के आधार पर जो तैयार हुए उस कोई रिलैक्सेशन टेक्निक को, कोई मेडिटेशन के टेक्निक को, कोई सम्मोहन जैसे टेक्निक को आप स्वीकारिए, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार अपने आप को बेहतर ढंग से रिलैक्स कीजिए। ये अनिवार्य है, इसको कोई भी दूसरा पर्याय नहीं। ये तात्कालिक चरण भी है और ये परमानेंट चरण भी हो सकता है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का उपयोग केवल रिलैक्स होने तक सीमित नहीं होता है, अपने आप को आगे प्रोग्राम करने के लिए भी इसका आप उपयोग कर सकते हो। इसलिए परमानेंट चरण के लिए भी इसकी आवश्यकता है। दूसरी सबसे महत्व की बात, पहले रिलैक्सेशन मैंने आपसे कहा, उसमें सभी मेडिटेशन से सभी चीजें आ गई। अल्फा रिदम में कुछ समय के लिए जाना, उस अवस्था में रहना, हो सके तो उस अवस्था में अपने आप को सजेशन देना और उस अवस्था से बाहर आना। दूसरा, विचार प्रक्रिया में परिवर्तन। इसके बारे में पार्ट 1 में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि हमारे मन में जो भी तनाव निर्माण होता है, टेंशन निर्माण होता है, स्ट्रेस निर्माण होता है, उसका रूपांतरण एंजाइटी में होता है। इसके पीछे हमारी नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस होती है। हमारे एटीट्यूड्स के साथ में नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस जुड़ी हुई होती है। हमको ये नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो नेगेटिवली विचार करने की हमारी आदत बन चुकी है, हर चीज के बाद में, हर प्रसंग के बाद में, हर घटना के बाद में, हर अनुभव के बाद में, उसको हमको बदलना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग की हमको आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या चरण उठा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में चर्चा की है। जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, ये आपके ध्यान में आता है, तब सेल्फ टॉक करो, अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ और ये नकारात्मक विचार छोड़कर पॉजिटिव विचार अपनाओ। ये बात अपने आप को बार बार समझाओ। दूसरा, ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप खुद एखादा रिलैक्सेशन टेक्निक आत्मसात करो और उस अवस्था में जाकर आप सजेशन दो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कि जो पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन का हिस्सा बने। आप नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन का हिस्सा बना रहे हो। ये प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीजें आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके विचार प्रक्रिया में परिवर्तन होगा। तीसरा मुद्दा मित्रों ऐसा है कि हमारे एटीट्यूड्स हमको बदलने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हमने कई उदाहरण लिए, जैसा बॉस मेरा सबके सामने अपमान करता है जबकि मेरा कोई दोष नहीं होता है। फाइल लेके जाता हूं, फाइल देखता भी नहीं और डांटना शुरू कर देता है। तो इसमें मेरा एटीट्यूड क्या है कि मेरा किसी ने अपमान नहीं करना चाहिए। मेरा कोई अपमान करता है तो बहुत गंभीर बात है। यानी मेरा स्वाभिमान, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा मैं दूसरों के हाथ में देता हूं। अरे मैंने कोई गलती की है क्या? मैंने कोई गलत काम किया है क्या? इसके साथ मेरा जुड़नी चाहिए प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान। सामने का व्यक्ति भोग रहा है, उस कारण क्यों मेरी इज्जत जाएगी, क्यों मेरी प्रतिष्ठा खतरे में आएगी? मेरा एटीट्यूड ही गलत है।
आज सामने का व्यक्ति बेचारा बीमार है, अपने बीबी के कारण बहुत तंग होकर ऑफिस में आया है और वो गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है, उसको तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर लूं? मुझे लोग क्या कहेंगे, सबके सामने मेरा अपमान किया है, एक झापट रसीद करूंगा तो इसको ठीक करूंगा, ये मेरा गलत एटीट्यूड है। तो मुझे मेरा एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा कि मेरी इज्जत मेरे हाथ में होती है, मेरा सम्मान मेरे हाथ में होता है, दूसरों के शब्दों में मेरी इज्जत नहीं, दूसरों के बर्ताव में मेरी इज्जत नहीं, मेरी इज्जत मेरे हाथ में। मैं अपने आप को क्या समझता हूं ज्यादा महत्व का है। ये अगर आप एटीट्यूड स्वीकारोगे तो आपको इस चीज का कोई भी आपके मन पर परिणाम नहीं होगा। सेम चीज बीबी को मैंने कुछ कहा, बीबी ने उल्टा जवाब दिया, ऐसा कैसा बीबी मेरे को बोलती है, अपने आप को क्या समझती है, इसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था, मैंने की इसलिए इसका जीवन का भला हो। अरे भाई, क्यों उद्धार करता बनते हो? आपके जीवन में उस बीबी की उतनी ही जरूरत है जिसको उतनी जरूरत है तुम्हारी। वो भी एक इक्वल एंटिटी है, वो भी एक स्वतंत्र इंसान है। शायद उसका मूड अच्छा नहीं है, इसने उसका उल्टा जवाब दिया है, तो उस मूड को संभालिए, अपनी इज्जत की बात लेकर क्या बैठे हो? तो ये जो एटीट्यूड्स है वो हमको चेंज करने पड़ेंगे। अब मित्रों, ये विषय बहुत महत्व का है, क्या एटीट्यूड्स हमारे जीवन में होने चाहिए, उसके लिए मैं स्वतंत्र व्याख्यान आपके सामने देने वाला हूं। आगे का विषय तो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसी का हिस्सा है, इसलिए मुझे तुरंत अगले शुक्रवार को लेना ही पड़ा। लेकिन उसके बाद में मैं अपने जीवन में सुंदर एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। यहां तो केवल एटीट्यूड का मतलब मैंने आप तक पहुंचाया है, उसका थोड़ा सा कैसे होने चाहिए इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई है। तो मित्रों, हमको हमारे जीवन में हमारे बेहतर एटीट्यूड्स निर्माण करने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण स्वीकारना होगा। हर इंसान को इक्वल समझना होगा, हर इंसान को हमको आदर देना होगा, उसकी स्वतंत्रता का आदर करना होगा, उसके अलग विचारों का आदर करना होगा, उसके आचारों का, हमको जो मान्य नहीं, आचार यानी उसका बिहेवियर, जो हमें मान्य नहीं है उसका भी हमको आदर करना पड़ेगा, उसका ना कहने का भी हमको आदर करना पड़ेगा। फ्रैटर्निटी, जिसको हम बंधुता कहते हैं, और जस्टिस, ये मूल्य हमारे पूरे एटीट्यूड्स का फाउंडेशन होने चाहिए। यही फाउंडेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। हम सोशल जस्टिस कहे उसको या जस्टिस कहे। तो ये एटीट्यूड्स इन मूल्यों के आधार पर खड़े होने चाहिए, इसके बारे में हम बहुत बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब रहा मित्रों सवाल चौथा, हमको अगर टेंशन फ्री जीवन जीना है, स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है, तो हमें हमारे स्वभाव में परिवर्तन करने होंगे। अगर हमारा स्वभाव टची है, किसी ने कुछ कहा और हमको बहुत बुरा लगा, स्त्रियों के बारे में बहुत होता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा चर्चा करती है, आपको मालूम है, फैशन की चीजें हैं, कपड़े हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और सेकंड उनकी चर्चा होती है कि उसने मुझे ये कहा और तीसरे मुझे ते कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, उसने मुझे कहा और मुझे बहुत बुरा लगा। वो अपने आप को क्या समझती है? अब मेरी समझ में नहीं आता, जिसने कहा उसने कहा, मुंह उसका, एनर्जी उसकी खर्च हुई, तकलीफ मुझे हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना हृदय खुला रखा है। किसी ने भी बोला कि वो बाण निकलता है, शब्द बाण निकलता है, सीधा मेरे हृदय में घुस जाता है, मुझे जख्मी कर देता है, विवल कर देता है, मुझे दुख दुख लगने लगता है। अरे क्यों भाई, ये हमारा जो हृदय है ये क्या हमने भाड़े से लिया है? हमारे खुद की मालकियत का नहीं है। उस पर एक बढ़िया ढाल तैयार करो। किसी ने कुछ भी बोला, कितना भी बोला, बुरा बोला, अपमानित करने वाले शब्दों का उपयोग किया, तो भी शब्द बाण आए, ढाल को लगे, नीचे गिरे, नीचे गिरे, नीचे गिरे। सास ने बोला, नीचे गिरे, पति ने बोला, नीचे गिरे, बाजू वाली औरत ने बोला, नीचे गए। कोई मुझ पर परिणाम नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह से इंटैक्ट हूं।
हाँ, कोई मेरी तारीफ करता है, मेरे गुणों की तारीफ करता है, अप्रिसिएशन करता है, और वो सही है, फिर ढाल थोड़ी सी बाजू में कर देना, अंदर जाने देना, तारीफ को स्वीकारना। ये सामर्थ्य हर इंसान में होता है। ये जो हमारा सामर्थ्य है, उस ढंग से हमारे स्वभाव हमने बनाने चाहिए। टची नहीं होना चाहिए। टचा टच लगता है, किसी ने कुछ बोला, फट से लगा, बुरा लगा। अच्छा, बुरा लगने तक वो बात सीमित नहीं रहती है, उसके बाद में मन में नेगेटिव थिंकिंग चलते रहता है, गुस्सा आता है, साथ में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, फिर दुश्मनी मन में पनपने लगती है, वगैरह वगैरह बातें होती है। ये जो सब नेगेटिव स्वभाव है, हमारे इमोशंस है, जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बने हैं, उसको हमारे जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, और जो पॉजिटिव स्वभाव है वो हमारे जीवन में हमने स्वीकारने चाहिए। मित्रों, आपके जीवन में दुख आए, सुख आए, यश आए, अपयश आए, दूसरे कुछ भी आपके बारे में बोले, दूसरे तुम्हारे साथ में गंदा बर्ताव करे, जब तक वो आपके शरीर को क्षति नहीं पहुंचाते, तब तक आप पर कोई भी असर न होने देने का सामर्थ्य होता है। ये सामर्थ्य हर इंसान में होता है। ये सामर्थ्य हमने जगाना चाहिए, और पॉजिटिव स्वभाव हमारे बनाने चाहिए। इसके बारे में हम पर्सनैलिटी पूरे सीरीज में विचार करते आए हैं। इन स्वभावों में किस ढंग से बदल करना चाहिए, सम्मोहन के जरिए या अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स के जरिए स्वभावों में किस ढंग से हम बदल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। जिन लोगों ने ये सीरीज़ नहीं सुनी होगी, उन्होंने पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सम्मोहन और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी सीरीज़ सुननी चाहिए, ताकि वो अपने आप में इस ढंग से बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। पांचवा बहुत महत्व की बात है, पांचवे वो यानी नींद, शांत और गहरी नींद। मैंने आपसे कहा था, टेंशन, स्ट्रेस जब निर्माण होता है, उस वक्त अगर रात को गहरी नींद आपको आए, तो रात के नींद में, यानी रात या दिन ऐसा मैं फर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपको गहरी नींद आती है और पूरी आवश्यक है उतनी नींद आती है, तो आपके मन में जो भी टेंशन क्रिएट हुआ है, वो पूरा का पूरा टेंशन, स्ट्रेस रिलीज होता है, और जो आपका मन का रबर तन गया है, उसमें खिंचाव आया है, वो अपने आप रिलैक्स होता है, और दूसरे दिन आप बिल्कुल फ्रेश अवस्था में फिर से सब चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार होते हो। नींद बहुत आवश्यक चीज है हमारे जीवन में। इस स्पर्धात्मक जीवन में, दौड़ धूप के जीवन में भी नींद को पूरा महत्व देना चाहिए। जितनी आवश्यक है उतनी नींद हमने किसी भी अवस्था में लेनी चाहिए। कितनी आवश्यकता है नींद की? हर व्यक्ति को, अगर उसकी उम्र 20 साल के ऊपर की है, तो उसने कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। अब इस नींद को हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। कितना कम कर सकते हैं? जितना समय आप मेडिटेशन में डाल रहे हो, जितना समय आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए उपयोग में ला रहे हो, उतना समय आप कम कर सकते हो। यानी कोई व्यक्ति अगर दिन भर में 1 घंटा रिलैक्सेशन करता है, मेडिटेशन करता है, तो 8 घंटे से 7 घंटे पर नींद ला सकता है, या फिर 6 घंटे तक ला सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसका समय पूरा कर लेंगे, और उसके रिलैक्सेशन टेक्निक के बाकी भी फायदे मिलेंगे। अब कुछ लोग बहुत कम नींद लेते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहा जाता था, मोदी के बारे में भी कहा जाता है। ये पद ही ऐसा होता है प्राइम मिनिस्टर का कि उनका एक एक मिनट बहुत महत्व का होता है, देश के लिए भी महत्व का होता है। और ये लोग बहुत अच्छे ढंग से अगर अपने जीवन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स का या मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मेडिटेशन करते थे, इंदिरा गांधी जी भी करती थी, और मोदी साहब भी करते हैं।
जिसको भी बेहतर परफॉर्मेंस देने हैं और समय कम करना है, वो इस टेक्निक्स के साथ में उसका उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे कई लोग ऐसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले जो 5 घंटे 4 घंटे सोते हैं और दिन भर काम करते हैं, ये पूरी तरह से गलत तरीका है। इस विषय के जितने भी रिसर्च मैंने पढ़े हैं उनके आउटकम बहुत अलग है। क्या आउटकम है कि आप आवश्यक है उतनी नींद, अगर 7 घंटे एक साधारणतः 25 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसा हम मान लेते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, तो यह व्यक्ति 7 घंटे में से 3 घंटे निकालता है और अतिरिक्त काम करता है, 4 घंटे सोता है। तो ये 3 घंटे जो अतिरिक्त काम करता है, तो इसका काम 3 घंटे से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है कि जब वो 7 घंटे नींद लेता है और शायद 8 घंटे 9 घंटे काम करता है, तो ये 8 घंटे 9 घंटे में जितना उसका आउटपुट काम का आता है, और अब 12 घंटे काम करता है क्योंकि 3 घंटे नींद में से निकाल कर उपयोग में ला रहा है, तो 9 घंटे में या 8 घंटे में जो काम का आउटपुट है, तो ये 12 घंटे में जो काम करता है उसका आउटपुट कभी भी 9 घंटे के काम से बढ़ता नहीं है। ये रिसर्च के फाइंडिंग्स है। यानी आप नींद का जो अतिरिक्त समय निकाल कर काम में डालते हो, उससे काम का कोई भी फायदा नहीं होता है। काम क्वालिटेटिवली अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई गलती होगी, आपको फिर से वो काम रिपीट करना पड़ेगा। यानी जो अतिरिक्त समय आप नींद का निकाल कर डाल रहे हो, आपका बेकार जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। जो रिसर्च हुए वो रिसर्च काफी पायलट्स के बारे में हुए, क्योंकि उसकी एक गलती हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को तो मार डालती है, और फिर वो विमान जो होता है वो कई हजार करोड़ का होता है, वो भी गड्ढे में चला जाता है। जब भी ह्यूमन एरर के कारण एक्सीडेंट्स हुए, तब पता चला कि पायलट अच्छे ढंग से सो नहीं पाया था। हालांकि उनके सर्विस रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उन पर जो जिम्मेदारियां दी जाती है उसमें देखा जाता है कि उनको पूरी तरह से रिलैक्सेशन मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि पायलट के साथ में जो एयर होस्टेस है उसके साथ में उसका चक्कर चल रहा है, और उनको सोने का जो समय है, वो सोने के समय में वो रोमांस कर रहे हैं, अच्छे ढंग से सो नहीं पाए हैं, और फिर कोई तो भी ऐसा ह्यूमन एरर हो गया कि जिसके कारण एक्सीडेंट्स हुए। तो ज़्यादातर ह्यूमन एरर एक्सीडेंट्स में ये पाया गया कि किसी ना किसी कारणवश नींद ठीक ढंग से नहीं हुई थी। अब ड्राइवर के लिए भी ये नियम लागू है, ठीक ढंग से नींद होनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे महत्व की बात कि आप नींद का समय निकालकर आपका परफॉर्मेंस, आपका आउटपुट कभी बढ़ा नहीं सकते हो। इसलिए जैसा आपके लिए खाना बहुत आवश्यक है, पानी पीना बहुत आवश्यक है, वैसा आवश्यक उतनी नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। अब आप इस नींद को एडजस्ट कर सकते हो। यानी आपके सामने इमरजेंसी है, 2-3 दिन आप पूरी तरह से नहीं नींद निकाल पा रहे हो, केवल 4 घंटे ही नींद ले रहे हो, इसके बावजूद आप 3 दिन तक बहुत सुंदर काम कर सकते हो, अच्छा आउटपुट दे सकते हो। लेकिन कम से कम 1 हफ्ते के हिसाब में पर डे 7 आवर्स ये हिसाब आपका बैठना चाहिए। ये जो आपने अतिरिक्त काम किया है, नींद पर अन्याय किया है, शनिचर को रविवार को आपने फिर अतिरिक्त सोना चाहिए, और कम से कम जो भी हफ्ते भर में जो हिसाब आपका होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। इस ढंग से अगर आप अपनी नींद मैनेज कर पाते हो तो इसके कोई दुष्परिणाम आपके शरीर को और मन को नहीं भोगने पड़ेंगे। अदरवाइज नींद कम होना डायरेक्टली टेंशन और एंजाइटी का प्रमाण बढ़ाना, और टेंशन और एंजाइटी का प्रमाण बढ़ाने का मतलब क्या होता है हमने विस्तार से देखा है, उसके बारे में फिर से मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये नींद के साइकिल के बारे में एक बात मैं आपसे कहूंगा। जब भी आपका टेंशन और एंजाइटी बढ़ती है, उस अवस्था में आप सोते हो, तो ये टेंशन और एंजाइटी आपकी नींद खराब कर देती है। रात भर में शांत गहरी नींद नहीं आएगी आपको। इसीलिए यहां रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से मदद करते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, तो पहले सोने के पहले आप रिलैक्सेशन कीजिए,
मेडिटेशन कीजिए, सम्मोहन कीजिए, बाद में सोइए। आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे तो भी आपको अच्छी नींद आएगी, यानी जितनी आ सकती थी उससे बेहतर नींद आएगी। अगर आप नींद बेहतर ले पाए, अभी बेहतर नींद लेने के लिए पर्याय क्या है? जो आदमी हमेशा ठीक ढंग से रिलैक्सेशन करता है, मेडिटेशन करता है, उसको अक्सर नींद के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, अनिंद्रा कहते हैं, अनिंद्रा कहते हैं, या फिर पार्शल इंसोम्निया, पूरी तरह से नींद नहीं आती, 3-4 घंटे नींद आती, बाद में नींद ही नहीं आती, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। अगर हुए भी तो आप सम्मोहन में जाकर, रिलैक्सेशन में जाकर गहरी नींद के बारे में सजेशन दे सकते हो और उसके बहुत सुंदर परिणाम आपको मिल सकते हैं। यानी फिर से मैंने कहा कि रिलैक्सेशन टेक्निक जो है ये तात्कालिक भी है और परमानेंट भी है। इस संदर्भ में कहा था कि वो बार बार आपको आवश्यक है तब भी मदद करते हैं और परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए भी मदद करते हैं, इतनी वो आवश्यक चीज है। अब मित्रों, छठा मुद्दा है व्यायाम, वर्जिश। अब व्यायाम और वर्जिश करना तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। शरीर में जो चलन वलन होता है, एक्टिविटीज होती है, वो सुचारू रूप से चले, ऐसा अगर आपको लगता है तो किसी ना किसी ढंग का आपने व्यायाम करना चाहिए। अब ये वर्जिश है, व्यायाम है, कितना टाइम करना चाहिए? अब ये 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हो। आपके शरीर के हर हिस्से को एक्टिव होने की आदत करनी चाहिए। जो हिस्से आपके ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं आपके रोजमर्रा के जीवन में, उनका उपयोग होना चाहिए। ये उसका पहला प्राथमिक नियम है। अब वर्जिश करना है, उसके फायदे क्या है? फायदे तो यह है कि आपके शरीर की जो भी पूरी यंत्रणा है वो ठीक ढंग से काम करती रहे, जिसके लिए नेचर ने आपको बनाया, जो नेचर की आवश्यकता है। जब भी आप व्यायाम करते हो तो एड्रेनलिन निर्माण होता है, स्टेरॉइड्स निर्माण होते हैं, और व्यायाम के साथ में वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं। अब निर्माण होते हैं, वो भी कंज्यूम होते हैं, और पहले से जो डिपॉजिट हो चुके हैं गुस्से के कारण, चिड़चिड़ के कारण, डर के कारण, टेंशन के कारण, वो भी उसमें से डिपॉजिट होते हैं। वो भी डिपॉजिट हुए जो है केमिकल्स, वो भी उसमें से कंज्यूम होते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए भी व्यायाम की बहुत जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, आपके तंदुरुस्ती के लिए भी और टेंशन और स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए भी। कितना व्यायाम करना चाहिए? मैंने कहा आपके शरीर को आवश्यक है उतना। अच्छे ढंग से चलना, यह भी व्यायाम हो सकता है। चलने में पूरी तरह से शरीर के सभी हिस्सों को जो आवश्यक है वो मूवमेंट मिल जाती है। या फिर कुछ आसन करना, कम समय में बहुत अच्छा व्यायाम आप कर सकते हो। इसीलिए मैं रामदेव बाबा के आसनों पर कभी टीका नहीं करता हूँ, उल्टा लोगों को रिकमेंड करता हूँ। उनके बारे में मेरे का शायद अलग मत होंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं अलग बातें उनके बारे में कहूँगा, लेकिन आसनों के बारे में कभी नहीं कहता हूँ, उसकी हमेशा तारीफ करता हूँ। तो ये आसन कम समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब रहा सवाल, हमने जिम में जाना चाहिए क्या, डोले शोले बनाना चाहिए क्या? उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। ये डोले शोले बनाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, उस ढंग का है प्रकार, वो कोई जीवन में आवश्यक चीज नहीं है, उल्टा फालतू चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो आमिर खान के लिए ठीक है, उसको फिल्में करनी है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, और डोले शोले दिखाकर। सलमान के लिए ठीक है। आपके और मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए डोले शोले बनाने के लिए कभी भी कोई इस ढंग की वर्जिश करने की आवश्यकता नहीं, व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं, कोई ऐसी जगह पर जाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तंदुरुस्त रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना व्यायाम, शायद आसनों के जरिए पूरी तरह से अच्छे ढंग से व्यायाम होता है और कुछ उसको एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। तो व्यायाम की आवश्यकता है। फिर 7वां मुद्दा आता है आहार। हमारा आहार, भोजन अगर एसिडिक है तो उसके बुरे परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दूं, आप बहुत मसाले खाते हो, बहुत स्पाइसी खाते हो, तो इस कारण शरीर में जो पाचन क्रिया है उस पर जो भी दबाव आता है, तो
तो टेंशन और एंजाइटी के कारण जो केमिकल्स आपके शरीर में डिपॉजिट होते हैं वो कंज्यूम होने के बजाय उसका प्रमाण बढ़ने की गुंजाइश है इस ढंग के आहार के कारण। इसलिए आपको किस ढंग का आहार चाहिए? रोज के जीवन में हमारे घर में जो पारंपरिक पद्धति से आहार चलता आया है, एवरेज घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज में, वो आहार काफी है। अब इसमें आप बोलोगे, सही मायने में देखा जाए तो आहार इस विषय पर बहुत अच्छी किताबें आज के ज़माने में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कीजिएगा। यानी अच्छा तंदुरुस्त रहने के लिए जिस आहार की आवश्यकता है उसका उपयोग आप कीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं। मांसाहार अच्छा है, शाकाहार अच्छा है। हालांकि देखा जाए तो इंसान जो है उसमें दोनों खाने की क्षमता है। नेचर ने उसको शाकाहारी भी बनाया है और मांसाहारी भी बनाया है, ये तो फैक्ट है। मांसाहार बहुत बुरा होता है, शाकाहारी व्यक्ति बहुत शांत होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, बहुत प्रामाणिक होते हैं, बहुत अहिंसा प्रिय होते हैं। और मांसाहारी लोग होते हैं वो बहुत ही क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, बदमाश होते हैं। ये जो मान्यता कुछ लोगों की है ये गलत है, इसको कोई भी आधार नहीं है। मैं खुद ऐसे एक वातावरण से आया हूं, विनोबा गांधी के वातावरण से आया हूं। मेरा घर भी वारकरी संप्रदाय का है, तो मेरे घर में तो मांसाहार बिल्कुल नहीं चलता, अंडा भी नहीं चलता। तो इस मान्यताओं का एक हिस्सा एक जमाने में मैं भी था। मेरे जीवन की सार्वजनिक शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम दंगों से हुई है। अहमदाबाद में 1970 में मैं गया था, वहां अभी अभी हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके थे, गुजरात की बात कर रहा हूं। और वहां पर जो मुस्लिम बस्तियों को पूरी तरह से जलाया गया था, सरकार ने कुछ उनको बांध के दिया था, लेकिन वहां उनके लिए बाथरूम्स वगैरह नहीं थे, तो हम बाथरूम्स बनाने का काम कर रहे थे। अब 15 दिन उन बस्तियों में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में बहुत बातचीत हो गई, लेन देन हो गई। किन लोगों ने ये सब काम किया, किन लोगों ने ये जलाया? सभी के सभी शाकाहारी थे। गुजरात में बहुत मांसाहार नहीं चलता है और गुजरात का रिकॉर्ड रहा है इंसान मारने का, तो शाकाहारी इंसान भी इस ढंग का कृत्य कर सकते हैं। मैं तो 70 से बात कर रहा हूं, केवल 82 की बात नहीं कर रहा हूं, 92 की बात नहीं कर रहा हूं। तो मित्रों, इस ढंग से, या फिर 2002 की बात जो सबसे बड़ा किस्सा है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम अगर ऐसा कहेंगे कि कोई शाकाहारी व्यक्ति है इसलिए वो बहुत शांत मनोवृत्ति का होता है और मांसाहारी है इसलिए बहुत हिंसक होता है, ऐसा कोई भी गणित हम रख नहीं सकते हैं। इसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति भी बहुत शांत हो सकता है और शाकाहारी व्यक्ति भी बहुत हिंसक हो सकता है। यहां सवाल आता है केवल आहार में कि बहुत एसिडिक नेचर का आहार नहीं चाहिए, बहुत स्पाइसी आहार नहीं चाहिए, एक अच्छा आहार चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यहीं तक ये बात सीमित है। शाकाहार मांसाहार ये आपके चॉइस की बात है। अब मित्रों, रहा सवाल जो बहुत महत्व का सवाल है, 8वां, व्यसनों से, एडिक्शन से दूर रहे। अब कई लोग मेरे मित्र हैं, सिगारेट पीते हैं। क्यों भाई, कोई क्यों सिगारेट पीता है? अरे सिगारेट पीने के बाद में बहुत रिलैक्स लगता है, रिलैक्सेशन मिलता है। क्यों शराब पीते हो? थोड़ा टेंशन आया था, शराब पीने के बाद एकदम रिलैक्स होता है। 100% झूठ बात, 100% अनसाइंटिफिक बात। सिगारेट पीने से, तंबाकू खाने से या शराब पीने से कोई भी रिलैक्स नहीं होता है, उल्टी प्रक्रिया होती है। जब आपके बॉडी को निकोटीन की आदत होती है, यानी सिगारेट और तंबाकू की आदत होती है, तो बॉडी में निकोटीन चाहिए, ये क्रेविंग तैयार होता है। इसलिए आपके शरीर में और मन में टेंशन निर्माण होता है, और ये टेंशन एक कंपलसरी टेंशन निर्माण होता है ताकि आप झक मार के सिगारेट पिए या तंबाकू खाए। जैसे ही बॉडी को मिलता है निकोटीन, तो अपने आप को रिलैक्स करता है, आपको रिवार्ड देता है कुछ मिनटों के लिए, ताकि आपको फील हो कि मैंने सिगारेट पी, अभी मुझे रिलैक्स लग रहा है।
फिर थोड़े समय बाद फिर से टेंशन बढ़ता है। यानी ये जो हम कहते हैं कि हमको सिगरेट पीने के बाद में रिलैक्स लगता है, ये 100% झूठ बात है, केवल मिथ है। उल्टा सिगरेट की आदत टेंशन निर्माण करने का काम करती है, ये हमेशा याद रखिए। अभी सिगरेट पीने से कितना नुकसान होता है, क्या होता है, वगैरह 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 सब बातें आपको पता है, उसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्होंने एक बार टाटा कैंसर को विजिट करना चाहिए। वहाँ के मुंह के कैंसर के पेशेंट सही मायने में देखने चाहिए, शायद उसमें से उनको सिगरेट न पीने की प्रेरणा डेफिनेटली मिल सकती है। अब मित्रों, शराब से क्या होता है? अब सिगरेट का दूसरा सबसे गंदा भाग जो है वो ये है कि केवल आप सिगरेट नहीं पीते हो, न पीने वाले को आप कंपलसरी सिगरेट पीते हो, पिलाते हो, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्मोकिंग। जो सिगरेट पीता है अपने आप का जितना नुकसान करता है, उससे ज्यादा नुकसान वो दूसरे लोगों का करता है जिनके आसपास वो सिगरेट पीता है। सेकेंडरी स्मोकिंग से उन लोगों का ज्यादा नुकसान होता है जो आपके इर्द गिर्द है। मैं कई बार देखता हूं कि अपने बच्चों पर बहुत प्यार करने वाला पिता अपने गोदी में बच्चे को लेकर है और यहां सिगरेट फूंक रहा है। अपने बच्चों को मारने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। ये भी भान हमको नहीं होता है, ये भी एहसास हमको नहीं होता है। सेकेंडरी स्मोकिंग बहुत ही इंजूरियस है, कई लोगों को उसकी तकलीफ होती है। मैं हमेशा थिएटर्स में, सिनेमा थिएटर्स में सिगरेट पीने वालों के साथ में झगड़ते आया हूं, उनके सिगरेट रोकते आया हूं। कई बार मेरे पिक्चर का मजाक किरकिरा उसके कारण हो जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर आजकल तो बहुत कड़े नियम हुए हैं, इसके बावजूद लोग सिगरेट पीते रहते हैं। ये तो हमारी बेशर्मी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अगर गड्ढे में गिरना चाहता है तो उसको गड्ढे में गिरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसलिए एक बार मैं ये मान्य कर लूंगा कि आपको सिगरेट पीने का अधिकार होना चाहिए। मैं मर रहा हूं, कोई चिंता नहीं, आपको मरना चाहता हूं, सिगरेट पी पी कर, धुआं फूक फूक कर मरना चाहता हूं, अवश्य मरिए, लेकिन अपने साथ के लोगों को मत मारिए। इतनी तो सभ्यता रखिए, इतनी तो इंसानियत रखिए। आपके बीबी को उसका परिणाम नहीं होना चाहिए, बच्चों पर नहीं होना चाहिए, मित्रों पर नहीं होना चाहिए, जिनके साथ में आप प्रवास कर रहे हो उन पर नहीं होना चाहिए। कम से कम सेकेंडरी स्मोकिंग दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। इतनी तो सभ्यता, इतनी तो इंसानियत हमने रखनी चाहिए। यह भी मैं बहुत आग्रह से कहूंगा। शराब, मैं तो ऐसे प्रोफेशन में रहा, 15 सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता रहा। करीबन 2 साल तो मैं पूना बंबई में काम कर रहा था, पार्टीज अटेंड कर रहा था, हफ्ते में 2-2, 3-3 पार्टीज अटेंड करता था। हर पार्टी में शराब उंडी ली जाती थी। ये तो मैं 80s की बात कर रहा हूं, अब की तो बात छोड़ ही दीजिए। और पूरे पार्टीज में मैं अकेला पत्रकार था। कभी कभी सुधीर गाडगिल मेरे मित्र रहते थे, वो भी शराब लोगों के साथ में नहीं पीते थे पार्टीज में। बाकी सभी पत्रकार शराब पीते थे। उसके ऊपर मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे उस जमाने में। मैंने ये सब जीवन देखा है और हर पार्टी के बाद में मेरा निश्चय पक्का होता था कि मैं शराब नहीं पीता हूं, बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार मुझे बाकी पत्रकार मित्र पूछते थे, अरे हम उस पार्टी में तेरे साथ में थे, हमेशा तुझे नया नया मैटर कैसा मिलता है यार, हमको नहीं मिलता, तेरे को कैसा मिलता है? धड़ल्ले से लिख डालता है बाद में। क्योंकि एक बार शराब पीने के बाद में सामने के व्यक्ति को आप किसी भी ढंग से हैंडल कर सकते हो। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक व्यक्ति को मैं कुछ पूछ रहा हूं, वो कह रहा है जाने दीजिए, क्यों अड़चन में डाल रहे हो, नो कमेंट। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जब उसको शराब चढ़ जाती है, अब मैं तो शराब नहीं पीता था, मैं बराबर उसको पकड़ता था, उसके पास जाता था, इधर उधर की 2-4 बातें करता था, फिर धीरे से बोलता था, अरे साहब आप इतने बड़े डायरेक्टर हो, आपने कई लोगों का जीवन बनाया, आपने पहली बार जिस हीरोइन को चांस दिया और इतनी बड़ी हीरोइन बनाया, लास्ट टाइम मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, वो आपके बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। जो पत्रकार पूछने के बाद में जो व्यक्ति कहता है नो कमेंट,
वही व्यक्ति अपना पूरा मुंह खोल देता है, पूरा है मन में उंडेल देता है। मेरी कॉपी बन जाती थी, मैं छाप देता था। धीरे धीरे ये बात इस ढंग से फैलती गई कि काफी लोग जो मेरे इस चक्कर में आ गए थे, वो बाकी पत्रकारों को आग्रह करते थे कि इस पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो पार्टी होती है उसमें नहीं आने देने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, वो बोले उनको मना कैसे करें, वो शराब नहीं पीते। बोले ऐसा कैसा करेंगे कि शराब नहीं पीते इसलिए आप मत पार्टी में आओ, ये तो कोई नियम नहीं हो सकता है। और ऐसा नियम करेंगे तो वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वो हल्ला करेगा, पूरा बदनामी हो जाएगी, हमारी बदनामी होगी। आप तो छोड़ दो कि हम पत्रकार लोग उसको मनाही कर रहे हैं, इसलिए वो उस ढंग का कोई क्लॉज नहीं ला सकते थे और हमेशा मेरे चक्कर में फंस जाते थे। कई बार कुछ लोग तय करते थे कि जब तक ये पत्रकार रहेगा पार्टी में तब तक बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। अब कितना समय नहीं पिएंगे? एक बार पार्टी रात को 9:30-10 बजे शुरू होती है तो कितना समय चलती है? बहुत समय चलती है। और मेरे को तो कोई काम धाम दूसरा था नहीं। पुणे बंबई में मैं अकेला रहता था, इसी काम के लिए आता था। पहले से मेरी नींद एडजस्टेबल है, मैं कभी भी सो सकता हूं, कभी भी जाग सकता हूं, इस ढंग से अपने आप को हैंडल कर सकता हूं। तो मैं आखिरी तक पार्टी में बचता था। 1 घंटा नहीं पिएंगे, 2 घंटा नहीं पिएंगे, मैं तो जा नहीं रहा हूं। आखिरी में वो पीते थे और फिर से मेरे चंगुल में फंस जाते थे। तो मैं उन दिनों में इतना मास्टर हो गया इन चीजों में कि मेरे ध्यान में आया कि शराब पीने वाले व्यक्ति को किसी भी ढंग से हैंडल किया जा सकता है, उसके मन से कुछ भी निकाला जा सकता है और उसको किसी भी ढंग से प्रवृत्त किया जा सकता है। वो हाईली सजेस्टेबल होता है। उन दिनों में मुझे इस विषय का इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी मेरे अनुभव के आधार पर और जो कुछ थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का ज्ञान था उसके आधार पर यह मेरे ध्यान में आया था। तो मित्रों, शराब पीने के बाद में आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। मेरे कई मित्र दावा करते हैं, अरे क्या बात करता है, शराब पीने के बाद भी हम पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं। मैं उन्हें सभी मित्रों से और आप जो लोग सुन रहे हैं उन सब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप मित्रों के साथ में शराब पीते हो रिकॉर्डिंग शुरू रखिए। आजकल क्या हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है। और फिर जब आपकी पूरी तरह से शराब उतर जाए उसके बाद में आप सुनिएगा और अपने कितने स्क्रू ढीले हुए थे इसका खुद अनुभव लीजिएगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो शराब पीने के बाद में उसका स्क्रू ढीला नहीं होता है। अपने आप का कंट्रोल जाता है, ये शराब में सबसे बड़ी गंभीर बात है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। अब इसके दूसरे परिणाम क्या होते हैं? सिगरेट के और शराब के परिणाम सेम है। आपके शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं, कैंसर से लेकर लीवर की बीमारी तक होते हैं, ये सभी आपको पता है, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। दूसरे जो परिणाम होते हैं वो समझ लीजिए। शराब पीने वाले व्यक्ति को, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को वो एंजाइटी प्रोन बनता है, उसको टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की आदत उसके शरीर की और माइंड की बन जाती है। इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण जो जो बीमारियां होती है वो सभी बीमारियां उनको हो सकती है, केवल लीवर और कैंसर तक की बात नहीं, बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर मैंने कहा था कि टेंशन और एंजाइटीज के कारण, स्ट्रेस के कारण क्या होता है, आपकी निर्णय क्षमता कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका टोटल व्यक्तित्व जो है वो निगेटिव दिशा से चलने लगता है। ये सभी परिणाम आपकी निर्णय क्षमता पर, कॉन्फिडेंस पर, आपकी आकलन क्षमता पर, आपके इंटेलिजेंस पर शराब से होता है। ये मैं रिसर्च के फाइंडिंग्स कह रहा हूं, मेरा मत नहीं आपके सामने रख रहा हूं। मैं थेरेपी सिखाने के कारण, थेरेपी सिखाना ये मेरा काम होने के कारण ये सभी रिसर्च मुझे पढ़ने पड़े। तो आपका शारीरिक भी नुकसान होता है, आपका मेंटल नुकसान भी होता है, आपका खुद पर का नियंत्रण कम हो जाता है, जिसको सेल्फ कंट्रोल हम कहते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। और तीसरी बात, महत्व की बात, शराब पीने से, सिगरेट पीने से आप दिन ब दिन सेक्सुअली डिफंग हो जाते हो।
ये सबसे गंभीर फाइंडिंग है। धीरे धीरे इंपोर्टेंस बढ़ता है। अगर जिस व्यक्ति को शराब पीना बहुत पसंद है, उसने कम से कम शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी में पति और पत्नी दोनों को तो न्याय मिलना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे सुंदर जवाब दिया था। बोले, सर उसमें क्या है बड़ी बात, बीबी को भी शराब की आदत लगा देना। मराठी में कहते हैं अवघे धरू सुपंथ, एक ही मार से सब चलेंगे। वो भी सेक्सुअली डिफंग, ये भी शराब पी पी कर सेक्सुअली डिफंग, यानी प्रॉब्लम ही नहीं दोनों का, दोनों वैसे डिफंग। ये कोई इसका जवाब नहीं हुआ। अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से फैमिली जीवन जीना है, नॉर्मल फैमिली जीवन जीना है, तो आपको शराब और सिगारेट से दूर रहना चाहिए। अब इससे दूर रहने का तरीका क्या है? इसका एडिक्शन होने के पहले अपने आप को बचाओ। शराब पीना, सिगारेट, तंबाकू खाना पीना, ये मानसिक बीमारी मानी जाती है। थेरेपी में बीमारी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिए। ये केवल आदत नहीं है आपकी, ये मानसिक बीमारी है। इसको दूर करना चाहिए नॉर्मल अगर बनना है तो। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है गडकरी का एकच प्याला नाम का। उसमें सुधाकर नाम का हीरो का पात्र है। उसका एक बहुत सुंदर वाक्य है। वो कहता है कि हमको अगर शराब से बचना है तो शराब की पहली सीप से ही बचना चाहिए। हम पहले शराब को पीते हैं, बाद में हमको शराब पीती है। अभी आजकल इतने बड़े पैमाने पर लोग शराब पीते हैं, वो प्रेस्टीज सिंबल मानते हैं, जीवन का हिस्सा मानते हैं कि मेरी बातें उनको बहुत अप्रस्तुत लगती हो, मूर्खतापूर्ण भी लगती होगी। फिर भी मेरा काम है आगाह करना, इसलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। अपने आप को बचाइए। इस भ्रम में कभी ना रहिए कि मैं जिंदगी भर शराब पर कंट्रोल कर सकता हूं। मेरे कई मित्र थे जो दावा करते थे मेरे सामने कि हम शराब पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम, कब चाहे कब नहीं चाहे हम तय करते हैं, शराब पीना है नहीं पीना है हम तय करते हैं। कितना भी आपका आपके ऊपर सुंदर नियंत्रण है ऐसा आपको लगता है, शराब की आदत में जा सकते हो, अल्कोहलिक बन सकते हो, उसके एडिक्शन आपको हो सकता है। क्यों? इसके पीछे का कारण ऐसा है मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में डिप्रेशन तो आता ही है। जीवन में कुछ कम ज्यादा होता है, हम में से कोई निकल जाता है, हम पर कोई आपत्ति आती है, कभी आर्थिक क्रंच आती है, कोई हमको नजदीक का आदमी डिच कर देता है, कोई हमसे धोखा करता है, किसी ना किसी कारणवश हमारे जीवन में कम ज्यादा होता है, डिप्रेशन आता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति है, उसको कोई एडिक्शन नहीं है, तो ये डिप्रेशन से वो बाहर आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं किया तो ये सामान्यतः जो हमारे तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन से आते हैं, उससे आदमी 1-2 साल में आसानी से बाहर आ जाता है, कुछ महीनों में भी बाहर आ सकता है। लेकिन जिसको शराब की आदत है, या फिर अभी आदत नहीं गिरी लेकिन शराब ये पर्याय उपलब्ध है, वो क्या करता है कि ये डिप्रेशन के समय में शराब पीता है। डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे बढ़िया तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग करो और अपने आप को एक्शन में ढाल दो। कोई भी काम में अपने आप को पूरी तरह से मसरूफ कर लो, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड कर लो, काम में लग जाओ, आप डिप्रेशन से इजीली बाहर आ जाओगे। यहां एक बार आप शराब पीने लग गए तो आपका मेंटल पर का कंट्रोल छूटता है। जो नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको ऑलरेडी डिप्रेशन आया, वही नेगेटिव थिंकिंग कंटिन्यू होता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है। वही नेगेटिव थिंकिंग आपको खाते रहता है, आप इनएक्टिव बनते हो, कोई काम करना नहीं चाहते हो। पहले ही डिप्रेशन का ये लक्षण है। करना भी चाहो तो शराब आपको करने नहीं देती है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, वो डिप्रेशन के समय शराब के कब्जे में चला जाता है, एडिक्टेड बनता है, अल्कोहलिक बनता है, और फिर उसके बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे कई मित्र जो दावा करते थे, उन कई मित्रों को इस ढंग से मैंने
एडिक्ट होते हुए देखा है, इस ढंग से शराब के अल्कोहलिक होने के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा है। अगर आपको अपने जीवन में आनंद से जीना है, अगर आपके जीवन में आपको फैमिली कर जीना है, अगर आपके जीवन में आपको फैमिली को भी न्याय देना है, तो शराब से और सिगारेट से अपने आप को बचाइए। क्योंकि एक बार आपको एडिक्शन हो गया, एक बार आप अल्कोहलिक बन गए, कि बाहर आने के पर्याय बहुत ही नैरो है, बहुत कम है। दुनिया के सभी थेरेपिस्ट के रिजल्ट्स मुझे मालूम है। मैक्सिमम शराब और सिगारेट छूटने का प्रमाण ये 4% है। बहुत बड़ा चढ़ाकर अगर उसको खींचा भी गया तो 8% के ऊपर नहीं जाता है। यानी जो लोग छोड़ना चाहते हैं, आज की आधुनिक थेरेपिस्ट की मदद लेते, चाहे साइकोथेरेपी हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, चाहे और कुछ हो, चाहे अल्कोहलिक एनोनिमस हो, चाहे कुछ भी हो, ये सबका उपयोग करना जो चाहते हैं, उनका परसेंटेज मैं बता रहा हूं। उनमें से केवल 4 से 8% लोगों की ये आदत छूट पाती है। बचे हुए 92% से लेकर 96% लोगों की आदत जिंदगी भर छूटती नहीं है। इतनी ये गंभीर बात है। अगर आपको टेंशन और एंजाइटी से दूर रहना है तो कंपल्सरी आपको व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, इन एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो आपके जीवन का स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कभी भी कर नहीं पाओगे। इतनी ये बात महत्व की है, कंपल्सरी है। यहां आइदर और के लिए जगह नहीं है मित्रों। और आगे की बात हम देखेंगे। हमने अभी देखा 8वां मुद्दा, वो हमारे एडिक्शंस। 9वां मुद्दा, हमारे जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अर्थपूर्ण चाहिए। मैं आज का विषय यही खत्म करना चाहता हूं। मैं जानता हूं समय ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसका हिस्सा आगे खींचना ठीक नहीं होगा, इसलिए। और ये सभी बातें आपके साथ में प्रभावी ढंग से शेयर करना आवश्यक है, इसलिए इसको विस्तार से ही आपके सामने रखना जरूरी है। केवल मैं पॉइंट्स बोलकर तो कोई उपयोग नहीं है। तो आपके और मेरे जीवन में 9वां मुद्दा बहुत महत्व का, अर्थपूर्ण रिश्ता चाहिए, प्रेम चाहिए। अब यह केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं होना चाहिए। मित्र के साथ में, हमारी मित्र मंडली है, बच्चे हैं, साथी है, जिसको हम कलीग्स कहते हैं, उनके साथ में भी हमारे अर्थपूर्ण प्रेम रिश्ते चाहिए। अब प्रेम के रिश्ते, इसका मतलब सेक्सुअल रिश्ते नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। प्रेम का रिश्ता चाहिए, मानवीय ह्यूमन रिलेशंस बहुत अच्छे चाहिए। उससे हमको टेंशन और एंजाइटी से बहुत अच्छे ढंग से छुटकारा मिलता है। उनके साथ में जो समय हम गुजारते हैं वो क्वालिटेटिव हो जाता है, उस कारण काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा ये विश्वास होता है कि मेरे मित्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, जो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए फॉल बैक होने के लिए मेरे पास है कोई ना कोई। इस कारण कोई भी टेंशन और एंजाइटी आपको पूरी तरह से जकड़ नहीं पाती है। उनका सहारा मेरे साथ में है, ये आत्मविश्वास भी आपको बहुत मदद करता है। उनके साथ में समय गुजारना, प्यार का एहसास पाना, इससे भी बहुत टेंशन और एंजाइटी कम होती है। उसके बाद में 10वां मुद्दा है, बहुत महत्व का मुद्दा है। कम से कम जिनकी शादी हुई उनके जीवन में बहुत महत्व का मुद्दा है, सैटिस्फाइंग सेक्स प्राप्त करना, दोनों की संतुष्टि। इससे बेस्ट कैथारसिस होता है। इसके बारे में कल ही जो ह्यूमन रिलेशंस की हम बात कर रहे थे, पति पत्नी संबंध के, शनिवार को जो लेक्चर हुआ उसमें बहुत विस्तार से बात की गई है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करता। लेकिन इस बात के लिए आपको कल का व्याख्यान सुनना पड़ेगा, जीवन साथी, वो व्याख्यान आपको सुनना पड़ेगा। तो मित्रों, सेटिस्फाइंग सेक्स ये बहुत सुंदर तरीके से कैथारसिस करता है। जो भी टेंशन्स और एग्जाइटीज के कारण आपके मन में और शरीर में डिपॉजिट हुआ है, वो सब नेगेटिविटी और नेगेटिव केमिकल्स आपके निकाल देता है, इसलिए वो बहुत महत्व की बात है। मनोरंजन 11वां मुद्दा।
आपके और मेरे जीवन में मनोरंजन को बहुत महत्व है और होना चाहिए। कल्चराइज जीवन में तो बहुत ही महत्व है। नाटक है, सिनेमा है, गाना है, डांस है, संगीत है, ये सब हमारे जीवन के हिस्से होने चाहिए। नहीं, मुझे समय नहीं मिलता, इसके लिए समय निकालना चाहिए। नए लोगों के साथ में मुझे बात करने के लिए समय नहीं मिलता, निकालना चाहिए। ये मानवीय जीवन की आवश्यकताएं हैं। अब आप नाटक देखते हो, सिनेमा देखते हो, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप उसमें पूरी तरह से एनग्रॉस होते हो। वो जो 2 घंटे 3 घंटे नाटक सिनेमा में आप, अगर आपको रुचि है और आप उसमें पूरी तरह से एनग्रॉस होते हो, वो बहुत सुंदर रिलैक्सेशन दे जाता है। टेंशन और एंग्जाइटीज को बहुत अच्छे ढंग से रिलीज कर पाता है। और इसमें सबसे बड़ा तरीका है खुद गाना। गाना सुनना भी आपको बहुत रिलैक्सेशन दे सकता है। लेकिन डांस जो है, ये सबसे बढ़िया तरीका है इसमें से। यानी मानवीय जीवन में इंसान ने जो भी अपने जीवन में ढूंढा है, उसमें डांस एक बहुत महत्व की कृति है। डांस में क्या होता है? डांस में 3 चीजें साथ में आती है। एक, आप शारीरिक व्यायाम करना तो एक डेलिबरेट प्रयास होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। डांस में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डांस आपको आनंद देता है और व्यायाम भी साथ में होता है। इसमें संगीत होता है, यानी एक तरफ वर्जिश भी होती है, दूसरी तरफ उसमें संगीत होने के कारण उस ताल का जो हमारा केंद्र है अपने राइट हेमिस्फीयर का, उसको भी वो सेटिस्फाई करता है। और तीसरी बात होती है, इसमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, ये डांस बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति थोड़ी अलग है। हमने नाचने वालों को बनाया है, ये तमाशा वाले, वो नाचेंगे, हम देखेंगे, वो तो बेहतर आरोग्य पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, और उनको देख देख कर हम रोगी बनेंगे। ये बहुत गंदी कल्चर है। मैं जब डांस को महत्व देना चाहता हूं, कहता हूं, तो खुद नाचना, दिल खोलकर नाचना, शराब पीकर नहीं, नॉर्मल स्थिति में नाचना, ये बहुत अच्छा सुंदर मनोरंजन देता है, कैथारसिस करता है, टेंशन और एंजाइटीज रिलीज करने के लिए उसका बहुत सुंदर मदद होती है। 12वां मुद्दा है मित्रों, भावनाओं की अभिव्यक्ति। जो भी हमारे मन में दबी भावनाएं हैं, उनको बार बार व्यक्त करो। अगर आपका साथी, जीवन साथी इस योग्यता का है, तो उसके सामने व्यक्त करो। या फिर अपने जीवन में ऐसे कोई मित्र होने चाहिए कुछ, जिनके साथ में आप सभी बातें शेयर कर सको, और जिसका वो कभी भी लोगों के सामने कहेंगे नहीं, जिसके कारण आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने नहीं पड़ेंगे। ऐसे कोई आपके साथी होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। अब हर एक को तो ये होता नहीं पॉसिबल कि ऐसे मित्र मिले। स्त्रियां बहुत बोलती नहीं है, स्त्रियां अपने मन की बातें कभी शेयर नहीं करती है। अब मैं उल्टी बात कह रहा हूं ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्त्रियां बोलते रहती है, बहुत बोलती हैं, ऐसा हम कहते हैं। ये बात सच हो सकती है कि वो बहुत बोलती है, लेकिन मन के अंदर की बातें छोड़कर बाकी बोलती है। अब मैं काफी सालों तक थेरेपी करते आया हूं, काउंसलिंग करते आया हूं। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि मैक्सिमम स्त्रियों की आवश्यकता ऐसी होती है कि उनको ऐसी एक जगह चाहिए जहां वो दिल खोलकर बोल सके, कुछ भी बोल सके, जिसका कभी गलत उपयोग नहीं किया जाएगा, और रोने के लिए कंधा चाहिए। यानी मैंने आज तक अपने थेरेपी में ये देखा है कि कोई स्त्री आई और पहले, दूसरे, तीसरे सेशन में, तीसरा भी सेशन हो गया तो भी रोई नहीं दिल खोलकर, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। अब आप बोलेंगे स्त्रियां तो हमेशा रोती रहती है, फिर उनको यहां भी रोने की क्या जरूरत है? होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब वो खुलकर रोती है, खुलकर सब बातें कहती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ उनको बोलने की ज़रूरत नहीं बचती है, थेरेपी की भी ज़रूरत बचती नहीं है। यही उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी हो जाती है। अभी आप आपकी बातों का जो कोई गलत मतलब नहीं लेगा,
जिसके सामने आपका इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये सब बातें बताने के बाद भी मेरी प्रतिमा इनके सामने खराब नहीं होगी। ऐसे एटीट्यूड के काउंसलर्स कहाँ से लाओगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं इस क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। खुद ही काउंसलर्स के एटीट्यूड इतने बुरे होते हैं कि वो दूसरों को क्या सजेशन देते होंगे, क्या बोलते होंगे, इसके बारे में भी मुझे कभी कभी शंका लगने लगती है। तो ये बातें तो खुलकर नहीं कह सकती है, इसलिए मैं हमेशा स्त्रियों को कुछ उपाय सुझाता हूं। घर में जब कोई नहीं है, कागज पेन लीजिए और आपके मन की बात लिखना शुरू कीजिए। आप जब लिखोगे, शुरुआत में कुछ ऐसी ऊपरी बातें लिखोगे और बाद में आपके अंदर में दबी हुई बातें आप लिख कर लिखोगे। हो सकता है काफी स्त्रियों के मन में अपने पति के बारे में बहुत गुस्सा होता है। मैंने जो भी आज तक काउंसलिंग किया है तो मैक्सिमम सेशंस में स्त्रियों ने अपने पति को बहुत गाली मारी है। कई बार तो पति मेरे ज़्यादा अच्छे मित्र होते थे, उनकी पत्नियां जब गाली मारती थी तो मैं अस्वस्थ हो जाता था कि मैं तो मेरे मित्र को क्या समझता हूं और पत्नी के दिल में उनके प्रति क्या क्या है। क्योंकि हमारे घर की स्त्रियां पति के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, ये संस्कार उन पर है। ना किसी सहेली के साथ बोल सकती है, ना माँ के साथ बोल सकती है, ना बाप के साथ बोल सकती है, ना पति के साथ में तुम ऐसे हो ऐसा बोल सकती है। और वो सब दबा दबा रहता है और वो खुलकर बाहर आना बहुत जरूरी होता है। ये कैथारसिस की प्रक्रिया है। यहां पर कागज पर लिखना, जो जो लगे, गालियां मुंह में आए तो गालियां लिखो, जो जो मेरे ऊपर अन्याय किया, मेरा पति ऐसा है वैसा है, जो कुछ है। या फिर पिताजी, सबसे बड़े गुस्से दो व्यक्तियों के बारे में होता है लड़की के, पिताजी के बारे में और अपने पति के बारे में, क्योंकि पिताजी को बहुत प्रेम करती है और पिताजी से इतना प्रेम और प्यार उसको मिला नहीं होता है, ऐसा उसको लगता है। ये भी उसकी एक बात होती है। तो जो भी लगता है, जिसके बारे में भी लगता है, बच्चों के बारे में हो, किस भी बारे में हो, पूरा लिखिए। लिखने के बाद में दूसरे दिन पढ़िए, फिर एक दो दिन बाद पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए और बाद में उन कागजों को जला डालिए। नहीं तो आपके मन से तो वो बात निकल जाएगी, आपके लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा, कैथारसिस हो जाएगा और फिर किसी के हाथ में लगेगा और नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। इसलिए बाद में जला डालिए। दूसरा तरीका है कि आपके मोबाइल का रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू कीजिए और आपको जो जो लगता है बोलिए, जितनी गालियां देना है उतनी बोलिए। ओपन आउट होइए, ओपन आउट हो जाइए। और जब सब रुकेगा, आपको लगेगा बहुत बोल लिया, अभी इसके आगे मुझे बोलना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एक ही सेशन में बोला जाए। आपको लगता है 2-3 सेशन करना है, 2-3 सेशन कीजिए। ये भी 2-4-5 बार सुनिए, गैप गैप से सुनिए। और सुनने के बाद ऐसा आपको लगे कि अब बहुत सुन लिया, अब जरूरत नहीं है, तब उसको इरेज कर डालिए। ये भी कैथारसिस का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सुंदर तरीका हो सकता है। मन में दबी हुई भावनाएं आप व्यक्त करो, इसकी बहुत आवश्यकता है। आखिरी का मुद्दा इस क्षेत्र का, क्रिएटिविटी। अब मित्रों, ये जो क्रिएटिविटी है, ये हमारे जीवन में बहुत महत्व का रोल प्ले करती है, बहुत आवश्यक है। अब क्रिएटिविटी का मतलब यह होता है कि आप कोई भी नई चीज निर्माण करते हो, उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। कोई भी आनंद देने वाला शौक हो, आपकी हॉबी हो, चाहे आप चित्र निकालते हो, संगीत बजाते हो, गाना गाते हो, लेखन करते हो, कथा लिखते हो, कविता लिखते हो, नॉवेल्स लिखते हो, नई नई वस्तुएं बनाते हो, खाना पकाते हो, ये भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। फोटोग्राफी करते हो, कढ़ाई करते हो, बुनाई करते हो, सुंदर सजावट करते हो, ये जो क्रिएशन आप करते हो उससे आपको बहुत आनंद मिलता है। आपका डिप्रेशन कम करने के लिए भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। इतना ही नहीं तो आपके मन में जो भी एंजाइटी, टेंशन डिपॉजिट होते हैं, वो कैथारसिस होने के लिए, उनका वो निकल जाने के लिए, बह जाने के लिए इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। और नई चीज आपके सामने खड़ी होने के बाद में आपको बहुत आनंद मिलता है। अच्छा खाना पकाया, किसी को खिलाया, उसके चेहरे पर तृप्ति दिखी, बहुत आनंद मिलता है।
अच्छे फोटो निकाले, सामने की व्यक्ति खुश हो गई कि इतने सुंदर मेरे फोटो निकाले, आपको बहुत खुशी मिलती है। मेरा खुद का अनुभव है। फोटोग्राफी ये मेरा बहुत सीरियस अनुभव रहा है, हॉबी रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं इतना अपने सार्वजनिक काम में मशरूफ़ नहीं होता तो शायद मैं फोटोग्राफर बनता, इतनी मुझे उसमें रुचि है। जब मेरा संगठन टूट गया था, उसके 2 धड़े हो गए, तब मैं बहुत डिप्रेशन में गया था। मैं अच्छे फ़ोटो निकालता हूँ, मेरे काफ़ी मित्रों को मालूम था। और उन दिनों में मैंने कोई प्रोग्राम्स नहीं रखे, कुछ नहीं रखे, बस रहता था अकेला। तो मुझे मेरे कई मित्रों ने उनके बेटियों के फ़ोटो निकालने के लिए बोला। मैंने उनके बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो निकाल कर दिए, जिसको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कहते हैं। व्यक्ति का चेहरा, हर व्यक्ति बहुत सुंदर दिख सकता है, ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से पकड़ने की आदत है। अब क्या हो गया, 2-4 मेरे नज़दीक के मित्र थे, उनके बेटियों के फ़ोटो मैंने निकाले। वो फ़ोटो देखकर उनकी शादियाँ जल्दी जल्दी होने लग गई। एक अंधविश्वास फैल गया कि शाम ने फ़ोटो निकाले कि लड़की की शादी जल्दी होती है। तो जो मुझे पहचान वाले थे, कभी एक ज़माने में मेरे मित्र थे, लेकिन अभी मेरे काम के कारण मेरे थोड़े दुश्मन बन गए थे, वो भी आने लग गए और कहने लगे, श्यामराव जरा हमारे बेटी का फ़ोटो निकालो। मैं पूछता था, यार तुम तो मेरे को हमेशा इतनी गाली देते हो मेरे इस काम के कारण। नहीं, वो बात जाने दो बाजू में, तुम फ़ोटो तो निकालो। फिर उनके मुंह से मैंने ये सुना कि तूने जितने मित्रों के लड़कियों के फ़ोटो निकाले उन सबकी अच्छी शादियाँ हो चुकी है, जल्दी जल्दी उनको पसंद किया गया, इसलिए हम तेरे पास आए थे। अब उस समय मैंने ये अनुभव लिया, ये बात जाने दो मजाक की बात, लेकिन उस समय मैंने अनुभव किया कि ये फ़ोटो आप निकाल कर देते हो। जब वो प्रिंट्स देखते थे, उस ज़माने में तो प्रिंट निकालने पड़ते थे, देखते थे, और जो खुशी उस घर के हर व्यक्ति के चेहरे पर आपको देखने को मिलती है, तो एक कितना समाधान मिलता है। आज भी मेरे को ठीक ठीक जगह जगह लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारे जीवन के सबसे सुंदर फोटो आपने निकाले हैं। तो मित्रों, किसी भी ढंग की क्रिएटिविटी हो, वो आपको डिप्रेशन में भी बहुत मदद करती है और एंजाइटी और टेंशन रिलीज करने में भी बहुत मदद करती है। और आखिरी का मुद्दा है टाइम मैनेजमेंट। हम जो इनडिसिप्लिन होते हैं, यानी 14वां मुद्दा, हम जो इनडिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन तरीके से अपने काम नहीं करते, उस कारण भी काफ़ी एंजाइटीज और टेंशन निर्माण होती है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है, टाइम मैनेजमेंट, समय नियोजन। ये मैं अगले शुक्रवार को रात को 8 बजे ले रहा हूँ, लेकिन ये भी हमको अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आवश्यक जो चीज़ें है उसका हिस्सा है, इतना हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जो बात मैंने कही है स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट 1 और 2 में, ये बहुत ही महत्व की बातें हैं। मैं इतना भी कहूँगा, आप इस विषय पर कर कितने भी व्याख्यान सुनिए, ये सब बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस एंगल से तो कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मूल्यवान बातें हैं, बहुत महत्व की बातें हैं। आपने जो भी अभी सुना है उसको बार बार सुनिए, एक बार सुनने से नहीं होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 बार बार सुनिए, गैप गैप से सुनिए। अलग अलग चीजें आपको उसमें से मिलते रहेगी, अलग अलग पॉइंट्स का महत्व आपके ध्यान में आते रहेगा, और आप आगे चलकर सही माने में एक टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकोगे, इस ढंग से अपने आप को ढाल सकोगे। अगर आप अपने जीवन में टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री जीना सीख गए, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका पूरा जीवन बहुत आनंदमय जीवन बन जाएगा, बहुत अच्छा जीने लायक जीवन बन जाएगा। हमारा पूरा जीवन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगने लगेगा। इतनी ये महत्व की बात है। सही माने में पूछा जाए तो ये आनंद से जीवन जीने का एक सुंदर तरीका है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।